हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट व्यक्तित्व विकास की यूनिट 3, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व मूल्यांकन, पर्सनालिटी असेसमेंट। तो हम फर्स्ट और सेकेंड यूनिट में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि व्यक्तित्व क्या होता है। तो व्यक्तित्व जो है केवल हम ऊपरी तौर पर जो शरीर की बनावट है उसको देखकर हम आकलन नहीं करते हैं। आंतरिक और बाह्य मतलब उसके आंतरिक गुण कैसे हैं और उसका बाह्य जो है स्ट्रक्चर कैसा है, उसका बोलने का, उठने का और साथ ही किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार करने का और परिस्थितियों को देखने का उसका नजरिया क्या है, कौन कौन से उसके नैतिक मूल्य हैं, उसका आत्मविश्वास कैसा है, वह कार्य को किस प्रकार से करता है। तो ये सारी विशेषताएं उसके आंतरिक गुण और बाह्य गुण मिलकर किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बताता है। अब यहाँ पर बात आ रही है असेसमेंट करना। जैसे हमारा टेस्ट असेसमेंट होता है तो मूल्यांकन करना। तो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना सबसे पहले क्या होता है वो समझ लें। तो जब हम किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति के अंदर मौजूद गुणों को देखते हैं, समझते हैं, दूसरे अन्य लोगों से उसके अंदर कौन सी विशेषताएं हैं उसके बारे में जब हम मूल्यांकन करते हैं तो वह होता है व्यक्तित्व का मूल्यांकन। मतलब इसके अंतर्गत हम गुणों का, उसकी भावनाओं का, उसकी समझ का, उसके व्यवहार का और उसकी मानसिक क्षमता का, उसके जितने भी अंदर गुण हैं किसी भी व्यक्ति के अंदर, उन गुणों का जब हम मूल्यांकन करते हैं, हम यह देखते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर कौन कौन से गुण हैं जो उसे सफल बना रहे हैं या असफल बना रहे हैं, या यह व्यक्ति जो है क्यों प्रसिद्ध है या लोगों के द्वारा वह क्यों पसंद किया जा रहा है। तो वहां हम उसके मूल्यांकन में उसके जीवन की जो है सारी विशेषताओं को हम नोट डाउन करेंगे। उसमें हम सभी चीजें लिखेंगे कि उसके कौन कौन से गुण हैं जो उसके व्यक्तित्व को मदद करते हैं, उसकी फीलिंग्स कैसी हैं, भावनाएं कैसी हैं, उसके नैतिक मूल्य कैसे हैं और उसकी समझ कैसी है परिस्थितियों को लेकर, वर्तमान स्थिति को लेकर और भविष्य को लेकर। व्यवहार कैसा है उसका उच्च अधिकारियों के साथ, निम्न अधिकारियों के साथ, साथ में जो काम कर रहे हैं कलीग्स उनके साथ उनका व्यवहार कैसा है और उसकी मानसिक कैपेसिटी जो है वो कैसी है। तो ये कहलाएगा पूरा ओवरऑल व्यक्तित्व का मूल्यांकन। साधारण शब्दों में हम कैसे लिख सकते हैं? तो व्यक्तित्व मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति विशेष के गुणों, भावनाओं, समझ, व्यवहार और उसकी मानसिक क्षमता का मूल्यांकन करके उसकी विशेषताओं और उसकी कमजोरियों को पता लगाया जाता है। ठीक है, अब हम उद्देश्य, क्यों हम किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं या हम स्वयं का मूल्यांकन क्यों करते हैं, क्या उसका उद्देश्य है। तो निश्चित ही हमें समय समय पर कहा जाता है कि आत्म मूल्यांकन करना चाहिए और सामान्यतः आप सभी ने देखा होगा कि 12th के पास करने के बाद बहुत से पेरेंट्स जो हैं बच्चों की काउंसलिंग करवाते हैं। काउंसलिंग करवाना मतलब वह विद्यार्थी का, बच्चे का मूल्यांकन करवाते हैं। काउंसलर जो है उसका असेसमेंट करते हैं और वहां उनके पेरेंट्स यह जानना चाहते हैं कि हम बच्चे को कौन सी फील्ड में डालें, उसका इंटरेस्ट जो है, उसकी रुचि किस क्षेत्र में है और वह कितना सफलता जो है वह प्राप्त कर सकता है। तो वहां उद्देश्य क्या हो गया व्यक्ति के मूल्यांकन का, उसकी पर्सनालिटी का मूल्यांकन करने का, बच्चे का भविष्य किस क्षेत्र में बनेगा। तो ऐसे ही जो है अलग अलग कंडीशन में उद्देश्य जो है वह अलग हो सकते हैं। तो हम यहाँ ओवरऑल स्वयं का जब हम मूल्यांकन करते हैं या हम किसी व्यक्ति विशेष का मूल्यांकन करते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है? स्वयं के बारे में जानना। तो सबसे पहले हमारा मूल्यांकन का उद्देश्य, यदि हम आत्म मूल्यांकन की बात करें तो हमारा उद्देश्य होता है कि हमारे अंदर कौन कौन सी विशेषताएं हैं। हम जो है हमारी स्ट्रेंथ SWOT एनालिसिस,
ठीक है, SWOT। हमारी स्ट्रेंथ क्या है, ताकत कौन सी है, कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो हमारे साथ प्लस पॉइंट में जुड़े हुए हैं, हमें स्ट्रेंथ देते हैं। वीकनेस, हमारी कमजोरियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन से ऐसे वीक पॉइंट है जो हमें सफलता में बाधक बनते हैं। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स की जरूरत अभी यहाँ नहीं रहती है। तो स्वयं के बारे में जानना, तो व्यक्तित्व मूल्यांकन के द्वारा व्यक्ति जो है अपने स्वयं के कौन कौन से गुण अच्छे हैं, कौन कौन सी चीजें जो हैं उसमें ठीक नहीं है, जिसमें विकास की जरूरत है, और वह किस प्रकार से जीवन को देखता है। तो ये जानने के बाद व्यक्ति जो है अपने व्यक्तित्व को बहुत अच्छे तरीके से बदल सकता है। योग्यता व क्षमता का निर्धारण, तो व्यक्तित्व मूल्यांकन के द्वारा व्यक्ति को जो है उसके अंदर कौन कौन सी कैपेबिलिटी है। बहुत सी चीजें जो हम पहली बार करते हैं और हमें विश्वास नहीं होता है कि हम ये कर लेंगे, लेकिन उसके बावजूद हम कर जाते हैं, तो ये योग्यता का पता जो है हमें नहीं लगता है। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें कि कोरोना के समय में हमें बाहर निकलने की मनाही थी, तो हम सभी घर में रहे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जिनको ऐसा लग रहा था कि हम घर में नहीं रह सकते, उन्हें भी परिस्थितिवश घर में रहना पड़ा, और घर में रहकर उन्होंने बहुत सारी नई चीजें सीखी। तो योग्यता और क्षमता, तो किसी भी व्यक्ति को जब तक परिस्थितियां नहीं आती हैं तब तक उसे उसकी योग्यता का पता नहीं लगता है। तो और क्षमता, उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो कितनी देर पढ़ सकता है, कितनी देर काम कर सकता है। तो जब तक परिस्थितियां नहीं आती हैं तो वह क्षमता का नहीं। लेकिन यदि हम उसका मूल्यांकन करवाने जाएं या हम खुद मूल्यांकन करें, अलग अलग विधियां होती हैं, तो उससे हमें उसकी योग्यता कितनी है, कौन कौन सी उसकी कैपेबिलिटी है, वो हम जान सकते हैं। फिर पद व नौकरी का ज्ञान, जनरली जितने भी जॉब प्रोफाइल्स होती हैं वहां इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार होता है। इंटरव्यू जो है वही कि आप जिस जॉब को करने आए हैं, क्या आप उसके लिए योग्य हैं, कैपेबल हैं, आपके अंदर वो सारे गुण हैं जो नौकरी पाने के लिए आपको आपके अंदर होने चाहिए। तो वह उस पद के लिए, उस पोस्ट के लिए वह सुटेबल है या नहीं है, वह नौकरी जो है उसकी योग्यता के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो इस तरीके से वह किस पोस्ट के लिए बना है, वह पुलिस में जाने के लिए बना है या फिर उसे डॉक्टर बनना चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी आज अपने ही फ्रेंड्स में कोई बहुत बोलता है, बहुत अच्छे से बोलता है, 10 लोगों के सामने अपनी बात बहुत अच्छे से रखता है, तो हम उसको सजेस्ट करते हैं तुझे तो वकील होना चाहिए। तो यहाँ आपने उसकी बोलने की कैपेबिलिटी को देखकर क्या कहा, उसकी योग्यता का मूल्यांकन करके कहा कि तुझे वह वाला कैरियर चुनना चाहिए। फिर बेहतर संचार, जहां हमें हमारे गुणों के बारे में पता लग जाता है, दूसरों के गुणों के बारे में व्यक्तित्व मूल्यांकन के द्वारा पता लग जाता है, तो हमें एक दूसरे से बातचीत करना और समझना बहुत आसान हो जाता है। फिर नैतिक मूल्यों का निर्धारण, जब हम खुद का मूल्यांकन करते हैं, व्यक्तित्व का मूल्यांकन हम यदि काउंसलर से करवाते हैं, तो हमें पता लगता है कि हमारे बिलीफ सिस्टम क्या हैं। एक्चुअल में आंतरिक रूप से हमें भी बहुत सी चीजें नहीं पता होती है कि इस क्षेत्र के बारे में मेरा विश्वास ये है। तो नैतिक मूल्य जो है कि हम सच बोलते हैं, हमें डर नहीं लगता है, हम किसी भी स्थिति में झुकते नहीं है, हमें किसी का भी जो है बीच में इंटरफेरेंस करना पसंद नहीं है। तो ये ऐसे नैतिक मूल्य हैं जो हमें व्यक्तित्व मूल्यांकन के द्वारा पता लगते हैं। अन्य व्यक्तियों का व्यवहार व अभिप्रेरण, ये जनरली जॉब में काम आता है कि जब एक कोई टीम लीडर होता है या मैनेजर बनता है, तो उसे अन्य लोगों से काम करवाना होता है, उसके अपने टीम के सारे एम्प्लॉय से काम करवाना होता है। तो उस स्थिति में जो है उसे अपने एम्प्लॉय का व्यवहार कैसा है और साथ ही उसको कौन सा काम दिया जाए कि वह खुशी से बहुत अच्छे से करे, तो वहां उस व्यक्ति का मूल्यांकन करके उस व्यक्ति को जो है सही काम देना बहुत जरूरी होता है। फिर सकारात्मक परिवर्तन, हाँ, अभिप्रेरणा, बहुत से जब हम एक टीम मैनेजर होते हैं तो हमें जो है लोग जो एम्प्लॉय साथ में काम कर रहे हैं हमारे, उनको मोटिवेशन भी देना होता है। तो किस व्यक्ति की क्या जरूरत है, व्यक्तित्व मूल्यांकन के द्वारा हम उस व्यक्ति की जो है समस्या का निर्धारण कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं। तो उस कंडीशन में हमें उसे मोटिवेट करना है। जैसे किसी एम्प्लॉय को जो आपके अंडर में है उसको घर की जरूरत है,
अब उससे आपको बहुत बेहतर काम कराना है, तो हम उसको इस प्रकार से जो है बोल सकते हैं कि यदि तुम अच्छे से काम करोगे तो घर के लिए लोन हम दिलवाएंगे, या घर जो है हम यहाँ आपको पसंद करवा कर देंगे। तो उसको मोटिवेशन मिलेगा और वो काम अच्छे से करेगा। तो वो जो पता लगेंगी चीजें कि किसको क्या जरूरतें हैं, वो व्यक्तित्व मूल्यांकन के द्वारा पता लगेंगी। सकारात्मक परिवर्तन, ये तो हम शुरू से लेकर आखिरी तक जहां व्यक्तित्व की बात आ रही है, तो व्यक्तित्व जो है बात होता है हमेशा पॉजिटिव साइन होता है। किसी की पर्सनालिटी की यदि हम बात करते हैं तो निश्चित ही हम सभी ऐसी पर्सनालिटी की बात करते हैं जो बहुत अच्छी है। तो व्यक्तित्व मूल्यांकन के बाद जब हमें हमारी कमजोरियां पता लगती हैं, हमारे वीक पॉइंट पता लगते हैं, तो हम निश्चित ही उसमें सुधार करते हैं। तो सकारात्मक परिवर्तन होता है। और बेहतर भविष्य व संबंधों को बनाना, तो हमें जो है हमारी क्षेत्र पता लगते हैं कि हम कौन कौन से क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, तो उन क्षेत्रों में हम बेहतर भविष्य बना सकते हैं। और साथ ही हम जहां नैतिक मूल्यों को जान लेते हैं, हमारे नैतिक मूल्य कौन कौन से हैं, तो हम हमारे जो बिजनेस रिलेशंस हैं, व्यावसायिक संबंध हैं या व्यक्तिगत संबंध है, उन सभी संबंधों में जो है हम बेहतर सिद्ध होते हैं। तो ये है स्टूडेंट, व्यक्तित्व मूल्यांकन क्यों जरूरी होता है। और खुद कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, दूसरे भी आपका मूल्यांकन निरंतर करते रहते हैं। कैसे? पूरे ग्रुप में जो है आपकी छवि कैसी है। यदि कोई एक व्यक्ति, सभी ग्रुप के सभी मेंबर एक साथ बोल रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है बहुत मददगार है, तो वहां उन लोगों ने आपका मूल्यांकन किया हुआ है, आपके व्यक्तित्व को, जहां उन्होंने आपकी एक कैपेबिलिटी, आपकी योग्यता, क्षमता का मापन किया है कि आप किसी भी परिस्थिति में हमेशा मदद के लिए तैयार रहेंगे। तो ये जो मूल्यांकन करके एक जो रिजल्ट बाहर आता है, उससे आपका जो है मोटिवेशन बढ़ता है, आपका जो है आगे और काम करने की प्रेरणा मिलती है, और इससे आपका व्यक्तित्व जो है वह और निखरता है। तो मूल्यांकन, व्यक्तित्व का मूल्यांकन जो है उसके उद्देश्य ये है। अब हम देखेंगे व्यक्तित्व मूल्यांकन, पर्सनालिटी असेसमेंट की विधियां। मेथड्स जो हैं वह आपको सिंगल भी आ सकती हैं, टोटल पूरी भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वैयक्तिक विधियां। हमें किसी पर्सनालिटी का मूल्यांकन करना है, वैल्यूएशन करना है कि इस व्यक्ति में कौन कौन से जो है व्यक्तित्व के संबंध में गुण हैं। तो उसके लिए व्यक्तिगत विधियों में जो है, जो व्यक्ति है जिसका मूल्यांकन करना है और दूसरा व्यक्ति जिसे मूल्यांकन करने का दायित्व दिया गया है या उसे आवश्यकता है, वह दोनों जो है सामने रहते हैं। ठीक है, तो उसके अंतर्गत जो है व्यक्तिगत तौर पे उसके व्यक्तित्व को परखने के लिए इन मेथड्स का उपयोग किया जाता है। पहली है आपकी प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि के अंतर्गत हमें दिख रहा है प्रश्नावली मतलब प्रश्न की सूची जो है वह जिसका व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना है उस व्यक्ति को दी जाती है। प्रश्नावली में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। एक होते हैं बंद क्वेश्चंस, बंद प्रश्न बोलते हैं, जिनका उत्तर हाँ या ना में देना रहता है। कुछ होते हैं खुले प्रश्न जिसमें आपको शब्दों की सीमा नहीं रहती है और उन्हें अपने विचार प्रकट करने होते हैं। उदाहरण के लिए हाँ या ना वाले, क्या आप पढ़ना पसंद करते हैं, तो वहां हो जाएगा हाँ या ना। और नीचे जो है खुले प्रश्न का एग्जाम्पल, ऐसे प्रश्न जहां आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो आप किस प्रकार की बुक पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ शब्दों में लिखिए। तो वहां आप कौन कौन से प्रकार की बुक्स, आप पुरानी जो पंचतंत्र की कहानियां हैं, नॉवेल पढ़ना पसंद करते हैं, तो कौन सी चीजें पढ़ना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से इसमें किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए प्रश्नों की सूची तैयार की जाती है और उस व्यक्ति से वह प्रश्न जो है वह भरवाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है, जो व्यक्ति जानना चाह रहा है वह व्यक्ति उन प्रश्नों के उत्तर के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करता है। फिर है व्यक्ति इतिहास विधि। सामान्यतः यह विधि किसी विद्यार्थी का, किसी बच्चे का जब हमें जानकारी लेनी हो या फिर किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति जो है ठीक नहीं है या खराब हो गई है या वो डिप्रेशन में चला गया है, उस समय में हम ये व्यक्ति का इतिहास जानते हैं।
सामान्यतः वहां यूज की जाती है। तो इसके अंतर्गत हम माता पिता से या उसके दोस्त से या फिर उसके गुरु से, टीचर से जो है हम उस बच्चे के बारे में, विद्यार्थी के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी करते हैं कि वह बचपन में उसके साथ कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, उसका बचपन किस तरीके का रहा है, उसके दोस्त जो है किस प्रकार के हैं, उसका पढ़ाई का उसका तरीका क्या है। तो सामान्यतः इसके अंतर्गत उस व्यक्ति से भी और व्यक्ति के साथ जुड़े हुए जो उसके खास रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, पहचान वाले हैं, उन सभी से उसके व्यक्ति के इतिहास के बारे में पूछकर उस व्यक्ति की सारी मानसिक स्थिति का और व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। साक्षात्कार विधि हम बहुत अच्छे से जानते हैं और हम तैयारी भी कर रहे हैं सभी लोग। साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड, तो जितनी भी सरकारी नौकरीज होती हैं और प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी नौकरीज होती हैं, जॉब्स होती हैं, वहां पर किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए इंटरव्यू मेथड जो है वह यूज की जाती है। साक्षात्कार विधि में जो है कुछ कमेटी मेंबर्स होते हैं जो एक जॉब के लिए जो व्यक्ति आया है उसके संबंध में उससे कुछ प्रश्न पूछते हैं। साक्षात्कार विधि जो है हम थोड़ी सी अनुचित बोल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उतने कम समय में व्यक्ति अपनी जो ज्ञान है, अपना जो परफॉर्मेंस है, उसको नहीं दिखा पाता है। पर सामान्यतः जितनी भी नौकरी हम बात करें, चाहे प्राइवेट सेक्टर की हो चाहे सरकारी सेक्टर की हो, वहां पर इंटरव्यू मेथड का उपयोग जो है वह किया जाता है व्यक्ति को चुनने के लिए। फिर आत्मचरित्र लेखन विधि, ऑटोबायोग्राफी, इसके अंतर्गत जो है व्यक्ति को अपने बारे में कोई एक घटना का जो है विवरण करने को कहा जाता है, या फिर उस व्यक्ति को जो है कोई सिचुएशन दी जाती है और उस सिचुएशन में वह किस तरीका बिहेव करेगा वह जो है उसको लिखने को कहा जाता है, या फिर उससे कोई एक इवेंट की, आप पहली बार जब रेल में यात्रा करने बैठे थे तो आपने क्या महसूस किया था, वो लिखने को कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत व्यक्ति को जो है उसके साथ घटित हुई किसी घटना के बारे में या उसके संबंध में जो है कोई भी एक इवेंट को लिखने को कहा जाता है। तो उसमें लिखे गए उसके जो शब्द हैं, घटना है, कौन सी घटना को उसने चयन किया, शब्दों का समायोजन किस प्रकार से किया और उसने प्रस्तुतिकरण कैसा दिया, कितने शब्दों में उसने अपनी बात कही, उसके आधार पर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये है व्यक्तिगत विधियां। अब वस्तुनिष्ठ विधियां, वस्तुनिष्ठ सब्जेक्टिव मेथड्स। तो सब्जेक्टिव मेथड्स में जो है निर्धारण मान विधि के अंतर्गत जो है उसका स्टैंडर्ड डिसाइड किया जाता है। तो ये जो है दो प्रकार की होती है, सापेक्ष और निरपेक्ष। सामान्यतः यह जो है अलग अलग व्यक्तियों के ग्रुप में करवाई जाती है, और जैसे कि कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के अंदर ईमानदारी का गुण है या नहीं है, हमें जो है यह बात पता करनी है। तो जो बाकी के मेंबर्स हैं उनको सबको सेम क्वेश्चन दिया जाता है और वहां पर उसे ईमानदारी का गुण है तो रैंक देने को कहा जाता है कि 10 लोगों के नाम हैं, A, B, C, D, E, F, ऐसे नाम दिए हुए हैं। जो भी नाम हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं, इनको आप ईमानदारी के हिसाब से अरेंज कीजिए, उनको एक श्रृंखलाबद्ध कीजिए। तो आपने इस तरीके से C, फिर B रख दिया, फिर F रख दिया, फिर E रखा, ये आपने ऐसी रैंक दी। इसका मतलब क्या हुआ कि C जो है वह सबसे ईमानदार व्यक्ति है। तो इसके अंतर्गत जो है पर्टिकुलर एक प्रश्न के आधार पर और जो व्यक्ति हैं उनके आधार पर जो है उन्हें रैंकिंग देने को, एक रैंक देने को, क्रम देने को कहा जाता है, और उसके आधार पर उस व्यक्ति के जो है व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। और यदि हम निरपेक्ष मान की बात करें तो निरपेक्ष मान के अंतर्गत जो है हम लीकर्ट स्केल हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें जो है वह 5 स्केल बना देता है कि पूर्ण ईमानदार, ईमानदार, पता नहीं, ईमानदार नहीं, और 5वां बना दे कि पूर्ण गैर ईमानदार, मतलब वो ईमानदार है ही नहीं, बेईमान, पूर्ण बेईमान।
तो आप जो है मिस्टर राम को बताइए कि वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं। ये निरपेक्ष मान होता है, मतलब एक पर्टिकुलर उसको जो है रैंक देने की बजाय जो है वह कौन सी कैटेगरी में आता है उसमें टिक लगा दीजिए कि सी जो है वह पूर्ण ईमानदार है, बी जो है वह पता नहीं कैसा है, काम नहीं पड़ा, एफ जो है वो बेईमान है। तो इस तरीके से सापेक्ष और निरपेक्ष मान जो है वह लोगों से विचार में लिए जाते हैं। फिर शारीरिक परीक्षण विधि, बहुत सारे जॉब जो है इस प्रकार के हैं कि जहां शारीरिक परीक्षण की आवश्यकता होती है, और साथ ही जब हम किसी इंटरव्यू के लिए ये साक्षात्कार विधि के अंतर्गत हम जाते हैं तो वहां भी जो है व्यक्ति की पर्सनालिटी देखी जाती है बाहरी तौर पर भी। तो शारीरिक परीक्षण विधि जो है उसके अंतर्गत व्यक्ति का जो है शारीरिक परीक्षण जो है, जैसे यदि हम बात करें आर्मी में तो उसका आई चेकअप होता है, या फिर उसकी हार्ट बीट, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी ईसीजी वगैरह सब करवाई जाती है, दौड़ लगवाई जाती है कि वो इनफ कैपेबल है कि नहीं है। तो ये सब वहां पे उसके शारीरिक मूल्यांकन का कार्य किया जा रहा है। निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड, इस विधि के अंतर्गत जो है जिसका हमें व्यक्तित्व मूल्यांकन करना है उसे जो है काम दे दिया जाता है और एक ऑब्जर्वर बिठाया जाता है। जनरली हम एग्जाम में देखते हैं कि आपको एक टेस्ट पेपर दे दिया जाता है कि इन प्रश्नों के जवाब दीजिए, और जो इन्विजिलेटर रहता है जो चेक करता है वह देखता है कि आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं या नहीं दिए हैं। तो निरीक्षण मेथड के अंतर्गत जो है सामान्यतः उन्हें एक परिस्थिति दे दी जाती है और उसमें व्यवहार करने को कहा जाता है, और एक ऑब्जर्वर रहता है वो जो है फिर पूरी उसकी एक्टिविटी को नोट करता है कि उसने काम को कितने समय में किया, किस तरीके से किया, उसका जो लोगों से बात करने का तरीका था, काम को करने का तरीका था, वो कैसा था, उस आधार पर जो है पूरा ऑब्जर्वेशन किया जाता है। फिर समाज मिति विधि, समाज मिति विधि जो है सामाजिक गुण को ध्यान रखने के लिए कि सामाजिक गुण कैसा है व्यक्ति के अंतर्गत, वह जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पर्सनली जो है बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब चार लोगों के सामने समाज में बोलने की बात आती है, व्यवहार करने की बात होती है, तो वहां वह सफल नहीं होते हैं। तो समाज मिति के अंतर्गत जो है एक व्यक्ति को जो है ग्रुप में भेजा जाता है और वह ग्रुप में बाकी लोगों के साथ किस प्रकार से, जनरली बच्चों में यह चीज जो है की जाती है कि जो केजी और नर्सरी के बच्चे होते हैं, प्ले ग्रुप्स के बच्चे होते हैं, उनको कोई टीम वर्क दिया जाता है कि आज आपको गार्डन की सफाई करनी है, टास्क दिया जाता है, और उस गार्डन की सफाई में पर्टिकुलर हर बच्चे को देखा जाता है कि वह किस प्रकार से दूसरे की हेल्प ले रहा है, खुद कितना काम कर रहा है, दूसरे को यदि हेल्प की जरूरत है तो वह किस प्रकार से बिहेव कर रहा है। तो ये होता है समाज मिति विधि, ग्रुप में समाज में उसका व्यवहार क्या है, क्योंकि व्यक्तित्व जो है वह समाज में ही रिप्रेजेंट होता है, प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पर उसकी समाज मिति विधि के द्वारा समाज में उसकी भूमिका को जज किया जाता है। अब हम बात करेंगे प्रक्षेपण विधि, प्रोजेक्टिव मेथड। प्रोजेक्टिव मेथड जो है इसका मतलब है कि यहाँ पर जिसका हमें व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना है उसे एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, एक काम करने को बोला जाता है और फिर उसके आधार पर उसको जो है जज किया जाता है, मूल्यांकन। कथा प्रसंग विधि, टेट, थीमेटिक, ये मॉर्गन और मूरे ने जो है मेथड बनाई थी। कथा प्रसंग विधि के अंतर्गत जो है उन्हें एक सिचुएशन दे दी जाती है और उस सिचुएशंस के आधार पर थीम दे दी जाती है और उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, किस तरीके से करोगे, उस पर एक पूरी कहानी, स्टोरी या कौन कौन सी चीजें करोगे आप, वो लिखने को कहा जाता है। तो यह जो है मेथड बहुत इम्पॉर्टेंट है और साथ ही बहुत फेमस भी है। तो जनरली जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं और जो मैनेजर्स होते हैं या पीएससी में भी आप जनरली इंटरव्यूज यदि आप देखेंगे तो वहां भी इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं कि यदि आपको हम कलेक्टर बना दें और शहर में आग लग जाए तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे। तो वहां पर उन्होंने एक थीम दे दी, उनको एक प्रसंग दे दिया और उसके आधार पर उनसे पूछा कि आप किस तरीके से शहर की व्यवस्था को ठीक रखेंगे, शहर में आग लग गई है। तो ये हो गई आपकी कथा प्रसंग विधि।
TAT मॉर्गन एंड मूरे ने बनाई। फिर बालकों का बोध परीक्षण। बालकों का बोध परीक्षण मतलब बच्चों से संबंधित है। जनरली यह 3 से 15 साल तक के जो है बच्चे हैं उनको जो है ये दी जाती है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को वही उनमें कितनी जो है कैपेबिलिटी है सिचुएशन को समझने की, काम को करने की, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाने की, अपनी बात बोलने की, दूसरे की बात समझने की, उन सब के लिए जो है यहाँ बच्चों को एक सिचुएशन दे दी जाती है, काम करने को कहा जाता है और उस पर जो है टेस्टिंग करके उनका मूल्यांकन, इंडिविजुअली सभी का मूल्यांकन करा जाता है कि वह किस तरीके से काम कर रहा है। फिर रोशा शाही धब्बा परीक्षण। ये जो है हम इस तरीके से समझ लें कि ऐसे 10 बॉक्स जो है वो बने रहते हैं और अलग अलग बॉक्स में जो है पिक्चर जो है मतलब इस तरीके से डॉट लगाया जाता है। जैसे हम समझ लें कि ये शेप बना है, इंक से बनाया जाता था। यहाँ पे हम ले कि इस टाइप का शेप बना है इंक से एक जैसा, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस टाइप से शेप बना है। ऐसे अलग अलग बॉक्स में जो है धब्बे, इंक के धब्बे जो है वह लगा के 2 भागों में एक जैसे शेप, जो हम बचपन में करते थे कि पेज को एक साइड हमने इंक लगाई और उसके बाद पेज को फोल्ड करके दूसरी साइड भी वैसा डिजाइन बन जाता था, वैसा जो है एक पिक्टोग्राम पिक्चर जो है तैयार किया जाता था। और यहाँ उसमें जो है फिर बच्चों को, जनरली बच्चों के लिए रहती है और उनसे फिर सवाल किए जाते थे कि वह धब्बा जो है वह कौन से कलर का है, उसका साइज क्या है, वह जो लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है वो किस शेप का है, राइट हैंड साइड पे दिख रहा है वो किस शेप का है, और ये जो पूरी पिक्चर है आपको किस शेप की दिखाई दे रही है। उस पे जो जवाब आते थे उसके आधार पर उसकी मानसिक जो व्यक्तित्व है, उसके मानसिक गुणों का पता लगाया था कि जैसे ये उसको तितली के जैसा दिख रहा है, मतलब वह तितली के जैसा बोल रहा है, इसका मतलब वह प्रकृति से परिचित है और प्रकृति के करीब है। ये जो है उसको कुछ अलग डिजाइन में दिख रहा है, कुछ दूसरा व्यक्ति जो है इसको कुछ और बोल रहा है। तो इस आधार पर रोशा शाही धब्बा परीक्षण में इस प्रकार से पिक्चर के द्वारा परीक्षण किया जाता था। फिर वाक्य पूर्ति कहानी, ये हम गेम्स खेलते हैं। वाक्य पूर्ति में एक पिक्चर दिखाकर या एक सेंटेंस लिखकर हम जो है यहाँ पर मूल्यांकन करता जो है वह कोई एक सेंटेंस लिख देता है या पिक्चर्स लिख देता है। आप इस पिक्चर के बारे में क्या सोच रहे हैं, इसके पहले क्या हुआ होगा, जो एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, एक व्यक्ति जो है यहाँ खड़ा है, एक व्यक्ति यहाँ से जा रहा है, तो ये इसके पहले क्या हुआ होगा कि ये ऐसा कर रहे हैं, आप उसको लिखिए। तो हर व्यक्ति जो है अपनी अपनी सोच और अनुभव के आधार पर उसका एक्सप्लेनेशन अलग अलग करेगा। तो ये है वाक्य पूर्ति कहानी, ठीक है। कोई भी सिचुएशन, कोई सेंटेंस दे दिया जाता है, कुछ कैरेक्टर के नाम जनरली बच्चों को आजकल एग्जाम्स में आते हैं कि उन्होंने दे दिया राम, कुल्हाड़ी, नदी, परी, ऐसे हमने 4 वो दे दिए और इनसे कहा कि आप इससे जो है ये सभी इसमें आने चाहिए, आप एक कहानी लिखो। तो वो हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से कि राम एक कुल्हाड़ी लकड़ी काटने वाला लकड़हारा था और वह जो है कुल्हाड़ी लेकर जा रहा था। दूसरा कोई लिख सकता है कि एक परी थी, उसके पास एक सुनहरे रंग की कुल्हाड़ी थी जो कि वह चाह रही थी। इस प्रकार से कहीं से भी हम उसको फ्रेम कर सकते हैं। तो ये हो गई वाक्य पूर्ति कहानी। यह देखकर जो है व्यक्ति किस प्रकार के विचार अपने लिख रहा है तो निश्चित ही उसकी मानसिकता वैसी होगी। फिर शब्द बोध परीक्षण, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, शब्द देकर, इसमें जो है किसी विद्यार्थी को या किसी भी व्यक्ति के मूल्यांकन के लिए उसे एक शब्द दे दिया जाता था, पी या पेन, कुछ भी एक शब्द जो है उसको लिखकर कि पेन शब्द मैंने बोला है, अब आप पेन से क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल समय न देते हुए पेन से हम गेम भी खेलते हैं इस टाइप का। पेन, तो किसी ने कहा इंक, किसी ने कहा पेन, पेन के साथ पेपर। तो इस तरीके से वह क्या रिप्लाई कर रहा है, वह पेन के साथ गिफ्ट, पेन गिफ्ट के तौर पे भी दिया जाता है, ठीक है। तो पेन जो है 10 रुपए बोल दिया किसी ने, 10 रुपए का पेन आता है। तो पेन से रिलेटेड जो है उसने अपने अपने, तो अलग अलग व्यक्ति ने जब अलग अलग जवाब दिए
ऐसे ही जो है बहुत सारे वर्ड उसको दिए जाते हैं और वह कहाँ जाकर लिंक कर रहा है, उस वर्ड से वो पहला सेंटेंस कौन सा बोल रहा है, उसके आधार पर उसकी जो है व्यक्तित्व की जजमेंट की जाती है। तो ये होती है शब्द बोध परीक्षण, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ठीक है, तो ये है प्रोजेक्टिव मेथड। अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट देकर जो है उनसे काम कराया जाता है। फिर एक होता है व्यक्तित्व परिसूची, पर्सनालिटी इन्वेंट्रीज। यह भी जो है व्यक्तियों के मूल्यांकन की विधि ही है। इसके अंतर्गत देखिए क्या लिखा है, व्यक्तित्व परिसूची। इसमें जो है अलग अलग गुण जो है वह लिस्ट बनाई जाती है। इन्वेंट्रीज, अलग अलग व्यक्तियों के जो है गुणों की लिस्ट बनाई जाती है और फिर उनसे जो है गुणों में टिक लगवाया जाता है कि कौन कौन से गुण इस व्यक्ति में हैं। तो सूची बनाकर जो है व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। तो ये है स्टूडेंट हमारे व्यक्तित्व मूल्यांकन की बहुत सारी विधियां, जिसमें व्यक्तिगत विधियां, वस्तुनिष्ठ विधियां और प्रक्षेपण विधियां। इसमें जो है आपको अलग से सेपरेट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं या फिर आपको ओवरऑल एक क्वेश्चन भी आ सकता है।